हेलो एवरीवन, हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हमारी वो क्लास होने वाली है जिसका आप लोगों को इंतजार था। राइट, काफी टाइम से आप लोग पूछ रहे थे कि कब होगी डीआई शुरुआत, डीआई की शुरुआत। राइट, अब जैसे कि आपको पता है आरआरबी का पेपर आने वाला है, तो उसके लिए हमारी डीआई जो है, एक जो बेसिक वाली डीआई जो उसमें पूछी जाती है ना, वो हमें सही से आ जानी चाहिए। तो इस हफ्ते इस टाइम पे 11 बजे हम लोग फोकस करेंगे ओनली ऑन डीआई। तो इस वीक पूरा हफ्ता डीआई पे। तो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, नहीं रवि, न्यू स्टाइल नहीं, एक्चुअली गर्मियां आ गई तो हाफ शर्ट पहन ली है मैंने। अब एनीवे आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं डीआई की। तो सी स्टूडेंट्स, इन डीआई व्हाट हैपेंस, इन डीआई व्हाट हैपेंस कि एक सेट होता है, एक डेटा दिया जाता है। अब डेटा किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है। राइट, अल्टीमेटली अगर मैं बेसिक सी बात करूं तो सबसे पहले वो हमें डेटा देते हैं, मतलब कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं। डेटा का मतलब क्या होता है कि कुछ इंफॉर्मेशन देते हैं हमें। राइट, और वो जो इंफॉर्मेशन होती है वो किसी भी फॉर्मेट में हो सकती है। इट डजंट मैटर मच, ठीक है, इट डजंट मैटर मच कि किस फॉर्मेट में डीआई हमारे मतलब डेटा दिया हुआ है, इट डजंट मैटर। अलग अलग फॉर्मेट है। अब इसके डेटा के अलग अलग फॉर्मेट्स क्या क्या है, जरा उन पे बात कर लेते हैं कि किस तरह से हमें इंफॉर्मेशन दे सकते हैं वो। तो जो अलग अलग जो फॉर्मेट्स है उन पे बात करते हैं। पहली चीज, कई बार ना डेटा जो होता है वो टेबल फॉर्म में होता है। ठीक है, टेबल फॉर्म में हो गया, या फिर ये हो सकता है लाइन ग्राफ की फॉर्म में हो, लाइन ग्राफ की फॉर्म में हो। ये भी हो सकता है कि पाई चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है, पाई चार्ट की फॉर्म में भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है जैसे टेबल हो गया, लाइन ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, हो सकता है किसी ट्रायंगल फॉर्म में भी होता है कई बार डेटा। कई बार डेटा ना फनल, राइट ना, वो छानने के काम आती ना फनल, उस तरह की फॉर्म में भी होता है। कई बार क्या होता है बबल्स की फॉर्म में होता है डेटा। राइट, या जिस एक बार हम ये भी होता है कि स्कैटर्ड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना दिया, उस हिसाब से डेटा होता है। राइट, अब उसके अलावा कई बार क्या होता है कि अपार्ट फ्रॉम दिस थिंग, एक और चीज में बोल रहा हूं, रडार फॉर्म में होता है। राइट, अब इसके अलावा हम बात करते हैं केसलेट। केसलेट क्या होता है कि पैराग्राफ की फॉर्म में डेटा दिया जाता है, उसके बेसिस पे हमें उससे डेटा निकालना पड़ता है, अपने रेलेवेंट फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसके ऊपर भी सवाल आते हैं। और समटाइम्स इसी केसलेट की तरह ही होता है, या फिर जैसे कि वेन डायग्राम्स की फॉर्म में डेटा दे दिया। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है डेटा के, जिसमें वो हमें किसी भी फॉर्मेट में दे सकते हैं। तो इट डजंट रियली मैटर कि किस फॉर्मेट में है। राइट ना, ओके, तो इट डजंट रियली मैटर, डेटा हमें किसी भी फॉर्मेट में दिया जा सकता है, हमेशा याद रखना। अपार्ट फ्रॉम अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, ज्यादातर जो जो चीजें होती है, जो मैथ्स के जो कंसेप्ट होते हैं, जैसे कई बार हमें परसेंटेज कैलकुलेशन एंड ऑल करनी पड़ेगी, वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट ना, या सिंपल से रेशियो का इस्तेमाल करना पड़ता है। राइट, और या फिर कई बार एवरेज निकालना पड़ता है, वो भी एकदम बेसिक सा, अग्री। और जो स्टार्टिंग की जो डीआई है, मैं बाद में अरिथमेटिक बेस्ड डीआई की बात नहीं कर रहा, वो हम थोड़े दिनों बाद करेंगे। पहले जो स्टार्टिंग की जो बेसिक डीआई है, जो कि प्री एग्जाम्स में पूछी जाती है, उससे हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, और इस हफ्ते हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। राइट, इस हफ्ते हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। तो अभी जैसे कुछ स्टूडेंट का डाउट है कि फनल एंड बबल फॉर्म का, राइट, भारतीय हम लोग देखेंगे, ठीक है, कुछ दिनों बाद देखेंगे। राइट, तो इस हफ्ते 11 बजे डीआई की क्लास डेली, इस हफ्ते 11 बजे डीआई की क्लास डेली। ओके, अब गाइस एक बार हम आपने ये समझ लिया, तो डेटा इस फॉर्म में देंगे, फिर इसके ऊपर ना क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस अगर जनरली मैं बात करूं, तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अब डीआई सेट में राइट कितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं। जनरली होता क्या है, 5 सवाल का एक डीआई का सेट आता है।
अब हो सकता है कोई बार 3 या 4 सवाल का भी सेट आ जाए या 6 सवाल का भी आ जाए, बट जनरली हर सेट में 5 सवाल होते हैं। ओके, समझे ना? तो जनरली हर सेट में 5 सवाल होंगे। डेटा किसी भी फॉर्मेट में दिया जाए, इट डजंट मैटर मच। अग्रीड? और जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल से एक शुरुआत करूं, राइट, समझते हैं हम लोग। और डीआई के सेट को हम टैकल कैसे करते हैं, मतलब किसी भी डीआई के सेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, पहले वो चीज समझेंगे। ठीक है? तो डीआई के सेट को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, प्रोसेस क्या होती है? तो अल्टीमेटली प्रोसेस टू सॉल्व डीआई सेट, आराम से समझेंगे। पहली क्लास है हमारी डीआई की, एकदम आराम से। ठीक है? मैं इस क्लास में कोई बहुत ज्यादा स्पीड के साथ नहीं जाना चाहता हूं, बेसिक चीजें समझ लेते हैं, इनका एप्लीकेशन आपको बार बार दिखता रहेगा। ओके, तो प्रोसेस टू सॉल्व डीआई सेट्स, जरा इस पे बात करते हैं। तो इसमें पता है इसमें क्या होता है कि हम अपने आप से 5 सवाल पूछते हैं। हम एज अ कैंडिडेट अपने आप से 5 सवाल पूछते हैं। वो 5 सवाल क्या क्या है, राइट, उनके हमें आंसर्स पता होने चाहिए। तो हम अपने आप से 5 सवाल पूछेंगे कोई भी नया डीआई का सेट जब देखेंगे तब। और वो 5 सवाल क्या है? पहला क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट डेटा इज गिवन। इंफॉर्मेशन जो दे रखी है वो है क्या? व्हाट डेटा इज गिवन, हमें डेटा सही से समझ में आना चाहिए। पहली चीज है, हमें डेटा सही से समझ में आना चाहिए। अग्री? अब जैसे कि मैं आपसे ये पूछूं, राइट, मैंने आपको ये दे दिया, लेट से एक एग्जाम्पल के तौर पे एक सेट लेते हैं। सेट क्या है कि सपोज हमें ये दे रखा है रेवेन्यू ऑफ, एक कोई कंपनी है जिसका नाम है XYZ लिमिटेड। एक कंपनी है, उसका रेवेन्यू दिया हुआ है XYZ लिमिटेड, और रेवेन्यू जो है लेट से सन 2017, सन 2018, सन 2019, सन 2020। ठीक है? अब लेट से यहां पे पहले दे रखा है, मैं बार ग्राफ में डेटा लिख रहा हूं, इट डजंट रियली मैटर कि किस फॉर्म में लिखा जाए। ओके, तो लेट से ये है, और रेवेन्यू जो दिया हुआ है इन करोड़ रुपीज, इन करोड़ रुपीज, मतलब करोड़ रुपए में रेवेन्यू दिया हुआ है। अब सन 2017 में लेट से रेवेन्यू हमें दे रखा है 60 करोड़। ठीक है? सन 2018 में लेट से रेवेन्यू हमें दे रखा है 80 करोड़। सन 2019 में रेवेन्यू लेट से हमें दे रखा है 90 करोड़। और सन 2020 में लेट से रेवेन्यू हमें दे रखा है, कितना ले लूं मैं, 75 करोड़। ठीक है? ये वैल्यूज दे रखी है। अब अगर मैं इसमें आपसे पूछूं, ये चीज पूछूं, एक क्वेश्चन मैंने दे दिया, इन विच ईयर, राइट, परसेंटेज ग्रोथ इन द रेवेन्यू ओवर previous year is highest, over previous year is highest। सवाल हमसे ये पूछा गया है, मैं केवल अंग्रेजी में लिख रहा हूं, ऑब्वियसली क्वेश्चन आपको दोनों में मिलेंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में, राइट। तो वंशिका इसमें तो अंग्रेजी में भी सवाल नहीं है, राइट, तो थोड़ी देर बाद सवाल शुरू करेंगे तो दोनों में होंगे। हाँ जी, तो लिखा है रेवेन्यू ऑफ XYZ लिमिटेड, एक कोई कंपनी है उसका नाम है XYZ लिमिटेड, उसका रेवेन्यू दिया हुआ है किन साल में, 2017, 18, 19, 20, 4 साल का हमारे पास में डेटा है। अग्री? अब इसमें इन्होंने क्या दे दिया, सबसे पहले लिखा है रेवेन्यू। कोई बताएगा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अगेन याद रखना कि हमें अपने आप से 5 सवाल पूछने हैं, उन 5 सवाल में से पहला सवाल यह है व्हाट डेटा इज गिवन। तो अगर वो हमसे ये पूछ रहे हैं रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब बताएगा कोई?
Yes, students. Net income, save, sales, tax collection, total income, money generated in a year. Right. That is the correct one. रेवेन्यू का मतलब बेसिकली होता क्या है कि जैसे अगर कोई कंपनी है, राइट ना, सपोज करो वो मोबाइल फोन बेचती है, ठीक है, एक कोई कंपनी है मोबाइल फोन बेचती है, तो सपोज करते हैं कि उसने एक साल में 1000 फोन बेचे, 1000 फोन बेचे और हर फोन का प्राइस एट let's say 50,000 rupees per phone, at 50,000 rupees per phone. तो सपोज ये चीज लिखी हुई है ना, तो एक कोई कंपनी है, एग्जाम्पल के तौर पे उसने 1000 फोन बेचे और प्राइस जो दे रखा है वो 50,000 रुपए पर फोन का है। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है कि जो 1000 फोन बिके है ना, बिके, इनसे कितने पैसे, कितने रुपए मिले कंपनी को, इनसे कितने रुपए मिले कंपनी को। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कितने रुपए मिल रहे। तो अल्टीमेटली यहां पे क्या आ जाएगा कि अगर मैं रेवेन्यू निकालना हो ना, तो एक फोन बेचने पे कितने रुपए मिले, 50,000, और फोन कितने बेचे हैं, 1000, गुणा कर दो तो 5, 4 में 3 जोड़ा, 7 जीरो आ गए, राइट। और 7 जीरो होते किसमें, करोड़ में होते हैं। आप ये बोल सकते हो 5 करोड़ रुपए उसे मिले कंपनी को, तो यही उसका रेवेन्यू हो गया। तो रेवेन्यू का मतलब होता है कि कितने रुपए मिले, राइट। इनफैक्ट कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं सही से समझा देता हूं। एक वर्ड आता है सेल्स, एक वर्ड आता है सेल्स, ठीक है। अब सेल्स जो होती है, इसके आगे अगर कुछ नहीं लिखा है तो वी कैन नॉट बी श्योर कि सेल्स है किस टाइप की, ठीक है। सेल्स का मतलब है कि देयर कैन बी 2 थिंग्स जिनका मतलब सेल्स हो सकता है। एक हम बोलते हैं बाय वॉल्यूम, सेल्स बाय वॉल्यूम, और सेल्स बाय वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड, ये होता है सेल्स वॉल्यूम, सेल्स बाय वॉल्यूम कि मतलब कितनी चीजें बिकी। और दूसरी चीज होती है सेल्स बाय वैल्यू। सेल्स बाय वैल्यू का मतलब होता है कि अमाउंट जनरेटेड, मतलब कितने रुपए बने, राइट। ये जितनी भी चीजें बेची हैं उससे, उसको बेच के कितने रुपए बने, राइट। तो ये होता है अमाउंट जनरेटेड। सेल्स बाय वॉल्यूम का मतलब नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेल्स बाय वैल्यू का मतलब अमाउंट जनरेटेड, और जो अमाउंट जनरेटेड होता है यही तो रेवेन्यू होता है। मतलब कितने पैसे बने, कितने रुपए बने, इसी को तो हम रेवेन्यू बोलते हैं, राइट ना। इज इट क्लियर, इसी को हम रेवेन्यू बोलते हैं। तो सेल्स बाय वॉल्यूम का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, सेल्स बाय वैल्यू का मतलब होता है अमाउंट जनरेटेड, कितने रुपए बने, राइट ना। और यही मतलब होता है रेवेन्यू का। मतलब हमने जो एग्जाम्पल लिया था, उसके अकॉर्डिंग सेल्स बाय वॉल्यूम मतलब कितने फोन बिके, और कितने फोन बिके, 1000 फोन बिके, राइट ना। तो सेल्स बाय वॉल्यूम उस एग्जाम्पल में कितने आ जाएंगे, जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसके हिसाब से ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000 फोन बिके। और सेल्स बाय वैल्यू कितना आ जाएगा, ये अभी हमने निकाला था 5 करोड़ रुपए, राइट ना। फर्क आया समझ में सभी को, फर्क आया ना सभी को समझ में। ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, राइट। कोई नहीं, तभी मैं सोचूं मैं इतना ज्यादा चमक कैसे रहा। ओके ओके सनी, राइट। फ्राइडे को ही थी लास्ट क्लास हमारी, फ्राइडे को जो भी डेट थी। अग्रीड, डन, अग्री। चलिए, तो अब अगर सवाल जो है लिखा है इन विच ईयर द परसेंटेज ग्रोथ इन रेवेन्यू ओवर प्रीवियस ईयर इज हाईएस्ट,
परसेंटेज ग्रोथ का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज ग्रोथ का मतलब होता है परसेंटेज इंक्रीज, राइट। तो अब अगर हमें कहीं पे भी परसेंटेज इंक्रीज पता लगानी है, अगर हमें कहीं पे भी परसेंटेज ग्रोथ या परसेंटेज इंक्रीज पता लगानी है, तो हम सीधा क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं फाइनल वैल्यू, बाद में जो भी वैल्यू आई है सबसे एंड में, माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू, मतलब एक्चुअल में जो ग्रोथ हुई है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो ये जो रिजल्ट आता है ये परसेंटेज की फॉर्म में आता है, अग्रीड ना। या फिर आपको पता है कि परसेंटेज इंक्रीज निकालने के लिए हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, एक तरीका ये है, एक तरीका ये है, दूसरा क्या होता है कि हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं, अग्रीड ना। अरे रेशियो निकाल लो, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज के लिए हमें एग्जैक्ट वैल्यू की थोड़ी ना जरूरत है, हमारा काम रेशियो से हो जाता है, तो हम रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हैं। एनीवे सवाल पे आते हैं। तो अगर हमने देखा 60 से 80 जाने पे, 60 से 80 जाने पे ग्रोथ एक्चुअल में रुपीस के टर्म्स में जो ग्रोथ हुई वो 20 करोड़ की हुई, और जो 20 है ना वो 60 का कितना परसेंटेज होता है, हमने देखा 20 जो है वो 60 का कितना परसेंटेज होता है, हमें पता चला ये तो 1/3 है, और 1/3 का मतलब आपको पता ही है 33, 1/3%। तो जो सन 2018 की जो ग्रोथ है ना, जैसे ये 20 से बढ़ा, अगर मैं यहां पे 20 से बढ़ा तो जो ग्रोथ आई वो आ गई 33, 1/3, 33.33% है ना। अच्छा 80 से 90 जाने पे वैल्यू बढ़ी 10 से, 10 की इंक्रीज ओवर 80, 10 की इंक्रीज ओवर 80 मतलब वैल्यू आ गई 1/8। ये आप सभी लोगों को पता है, अब तो याद कर लिया होगा अब तक तो सबने, ये होती है 12.5%। तो यहां पे जो ग्रोथ आई ये आई 12.5%, अग्रीड ना। और यहां तो डिक्रीज हो गई, माइनस में है वैल्यू, राइट। तो यहां तो ग्रोथ है ही नहीं, तो अल्टीमेटली हमें केवल 2 ईयर के लिए कंपेयर करना था। एक सन 2018 में पिछले साल के कंपैरिजन में कितने की इंक्रीज हुई, 33.33 की, और सन 2019 में 12.5% की। हमसे हाईएस्ट पूछा है, तो यही हाईएस्ट है, और यही हाईएस्ट है, तो हमारा आंसर जो होगा, इस सवाल का जो आंसर होगा ये होगा सन 2018। याद रखना 17 नहीं लिखेंगे, 17 से 18 ग्रोथ सबसे ज्यादा है, परसेंटेज ग्रोथ सबसे ज्यादा है ना। तो हमसे पूछा है किस ईयर में, पिछले साल के कंपैरिजन में, तो सन 2018 में 2017 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, सन 2018 में 2017 के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा ग्रोथ है, अग्रीड। डन ना, बहुत सिंपल सा सवाल है, एकदम बेसिक सब मैंने, तो इन अ सेंस हमने चीजें समझी एंड ऑल राइट, मैंने काफी चीजें आपको समझा दी हैं, ताकि अगले जो मैं आपको ये जो पॉइंट बता रहा था ना ये सब आपको समझ में आए, हमारी जो भी प्रोसेस रही है सब समझ में आए। क्या पहला था व्हाट डेटा इज गिवन, ये हमें अपने आप से पूछना है, कभी भी कोई नया डीआई का सेट सॉल्व करते टाइम डेटा समझो क्या दे रखा है, ओके। अगला जो पॉइंट है वो होता है राइट व्हाट इज आस्क्ड, कि हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, ठीक है। अब पहले डेटा समझ लिया सेट का, अब हम इस चीज पे फोकस करते हैं कि हमसे पूछा क्या गया है, राइट। और देन नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट में हम ये बोलते हैं कि व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, मतलब क्या कदम उठाए जाएं हमें आंसर निकालने के लिए, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, क्या कदम उठाए जाएं या क्या स्टेप करी जाए ताकि हम आंसर तक पहुंचे, राइट। तो पहली जो चीज थी व्हाट डेटा इज गिवन, देन देयर इज व्हाट इज आस्क्ड। नो 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 नो, आई हैव मिस्ड पॉइंट, एक पॉइंट है सॉरी। फिर उसके बाद में हम सोचते हैं व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड, कि जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसमें से हमें किस इंफॉर्मेशन की जरूरत है आंसर तक पहुंचने के लिए, व्हाट डेटा इज रिक्वायर्ड। देन चौथा पॉइंट आता है, चौथा पॉइंट आता है व्हाट स्टेप शुड बी टेकन, हमें क्या स्टेप्स लेनी चाहिए
आंसर तक पहुंचने के लिए, व्हाट स्टेप शुड बी टेकन। ओके, देन पांचवा पॉइंट आता है, इज देयर एनी बेटर वे। क्योंकि कई बार ना डीआई में, स्पेशली ये जो प्री लेवल की डीआई है, कई शॉर्ट तरीके मिल जाते हैं। परसेंटेज कैलकुलेशन के लिए हमें ओवरऑल वैल्यू नहीं चाहिए, रेशियो से काम चल जाता है, राइट ना। इसी तरह से और भी बहुत सारी शॉर्ट चीजें आ जाती हैं। कई बार हम आंसर ऑप्शन की मदद से कर लेते हैं, कई बार हम अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं। तो इज देयर एनी बेटर वे, मतलब कोई अच्छा तरीका है जिससे कि हमें ये पूरी की पूरी चीजें ना करनी पड़े। ये भी होता है कई बार कि कोई अगर अच्छा तरीका होता है उससे हमारा टाइम सेव होता है। और उसके लिए अगेन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए, जैसे कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन या फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्जन, हम लोग पढ़ चुके हैं वो, है ना, वो आनी चाहिए, राइट। तो ये 5 ऐसे सवाल हैं जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए। 5 ऐसे सवाल जो हमें अपने आप से पूछने चाहिए और इनके जवाब के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, राइट ना। लास्ट वाला इग्नोर मत कर देना, क्योंकि कई बार हमें शॉर्ट तरीके मिलते हैं, स्पेशली प्री लेवल की डीआई में। मेंस में तो वैसे भी एरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछी जाती है, जो मैथ्स के अलग अलग चैप्टर के ऊपर आती है, या फिर लॉजिकल डीआई जिसमें लॉजिक लगता है, राइट। प्री लेवल की जो डीआई है या क्लर्क में, मेंस में भी कई बार इस तरह की चीजें पूछी जाती हैं, राइट। आदित्य आ रहा है, सबके कमेंट आ रहे हैं, राइट ना, बट अगेन मैं थोड़ा सा अभी इस चीज में बिजी हूं, समझाने उसमें, ठीक है। चलिए, तो अब एक काम करते हैं, राइट, स्टार्ट करते हैं कुछ एक क्वेश्चन से। थोड़ा सा अभी हमने जो भी पॉइंट वगैरह डिस्कस करे ना, उससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं कुछ एक क्वेश्चन से। पढ़िए जरा, ये एक सेट दे रखा है, बड़ा सिंपल सा डेटा है, टेबल फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। पढ़िए आप जरा इसे। हट जाऊं? राइट, यस यस। इस वीक, पूरे वीक, एक तो कल क्लास हो नहीं पाई बिकॉज ऑफ सम प्रॉब्लम, और इस पूरे वीक ना 11 बजे हम लोग डीआई करेंगे, ठीक है। अमित ओके, प्रदीप ओके। तो सबसे पहले हम डेटा समझेंगे। पहला पॉइंट क्या था, व्हाट डेटा इज गिवन। तो सिटीज है, अलग अलग शहरों के नाम लिखे हुए, चेन्नई, बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ठीक है। पॉपुलेशन सन 2018 में दे रखी है। आप बोलोगे अरे चेन्नई जैसे बड़े शहर में केवल 2400 लोग, ठीक है। लेकिन मैथ्स में कुछ भी हो जाता है, राइट। कई बार वो लिखते हैं कि एक आदमी एक हाथ में 500 संतरे लिए हुए, राइट। तो लेट इट बी। तो 2400, 1600, 900, 1300 और 1400। और फिर मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ है, तो इनका अनुपात दिया हुआ है। तो हमारे तुरंत दिमाग में आया कि पॉपुलेशन दी हुई है, जनसंख्या दी हुई है, और मेल फीमेल का अगर रेशियो दिया हुआ है, तो उससे हम किसी भी शहर में मेल फीमेल के एक्चुअल नंबर निकाल सकते हैं, राइट ना। और पूछा क्या है, फीमेल पॉपुलेशन इन बेंगलोर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल पॉपुलेशन इन कोलकाता। अब आप थोड़ा ये सोचना, इसका मतलब क्या हुआ, हमें बेंगलोर और कोलकाता के लिए मेल फीमेल निकालने पड़ेंगे। यही बात हुई ना, बेंगलोर और कोलकाता के लिए मेल फीमेल निकालने पड़ेंगे, राइट ना। और आगे और भी शहरों के आएंगे, ठीक है। तो अगर मैं जैसे बेंगलोर में मेल फीमेल निकालने की कोशिश करूं, कैसे निकालते हैं, सिंपल सा, राइट, रेशियो टेक्निक है। अगर सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंगलोर की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बेंगलोर की, ठीक है,
बेंगलोर की। अब इसमें मेल फीमेल का जो रेशियो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 11 और 5 का अनुपात है। 11 में 5 जोड़ा वैल्यू आ गई 16 और टोटल जनसंख्या 1600 है। तो अगर 16 पार्ट की वैल्यू 1600 है तो एक पार्ट की वैल्यू 100 गुना हो रहा है ना। तो 11 पार्ट की वैल्यू 1100 हो जाएगी और 5 पार्ट की वैल्यू 500 हो जाएगी। राइट ना, एकदम आसानी से निकाल लिया। अब बात करते हैं कोलकाता की। अब बात करते हैं कोलकाता की। तो इसमें क्या होगा, हमने ये देखा 4:3 का अनुपात है, मेल फीमेल में 4:3 का अनुपात है। राइट, तो टोटल 4 में 3 जोड़ा 7 पार्ट और टोटल जनसंख्या है 1400। तो 7 पार्ट की वैल्यू दे रखी है 1400, तो 7 का दुगना होता है 14 और 2 जीरो भी है, तो 200 टाइम्स हो रहा है। तो 4 पार्ट की वैल्यू इधर हमने 200 से गुणा किया, 4 इंटू 200 वैल्यू आ गई 800 और इधर 200 से गुणा किया तो 3 इंटू 200 होता है 600। अब हमसे पूछा क्या, एक बार हमने डेटा समझ लिया, मेल फीमेल वैल्यू निकाल ली। अब हमसे पूछा है फीमेल पॉपुलेशन इन बेंगलोर। बेंगलोर की फीमेल पॉपुलेशन जो है ये 500, वो कोलकाता की मेल पॉपुलेशन का कितना परसेंटेज है, मतलब वो 800 का कितना परसेंटेज है। तो इस कैलकुलेशन को करने के लिए हम क्या करते हैं, 500 कितना परसेंटेज है 800 का। अब आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे कर लो, कैसे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5/8 का मतलब होता है 62.5%। राइट, अगर आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्ट करना आता है, हम सब कर ही चुके हैं पहले से, तो इस तरह से हम कर देंगे। राइट ना, ओके डन। पार्थ, इतने सिंपल सवाल में क्यों अप्रोक्सीमेशन लगाओगे? अप्रोक्सीमेशन को स्पेशल चीजों के लिए रिजर्व करके रखते हैं जहां कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड हो, ठीक है। इतने सिंपल सवाल में नहीं लगाएंगे। 5/8 की वैल्यू 62.5% होती है, हम ऑलरेडी कर चुके हैं। राइट ना, अच्छा, या फिर अब आप परसेंटेज कैलकुलेशन करते 500/800 इंटू 100, ये चीज आ गई। हमने क्या किया, 2 जीरो से 100% कर दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ऊपर नीचे 4 से डिवाइड कर लो, 125/2। 125 का आधा कितना होता है, 62.5 होता है। डन ना, तो कुछ भी हो जाए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। हम कुछ भी हो जाए हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी है। राइट, तो या तो ये आपको याद हो 1/8 होता है 12.5%, उसका 5 गुना हम कर चुके हैं ऑलरेडी, या फिर अब आप ऐसे प्रॉपर कैलकुलेशन कर लो। डन। राइट अनुज, नहीं, एक वीक में पूरा डीआई थोड़ी ना होगा, डीआई तो चलता रहेगा। इस हफ्ते हम डीआई कर रहे हैं, इसके बाद भी करेंगे, लेकिन मैथ्स के साथ में। अगला लिखा है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द मेल पॉपुलेशन इन मुंबई टू फीमेल पॉपुलेशन इन चेन्नई। मुंबई की मेल पॉपुलेशन और चेन्नई की फीमेल पॉपुलेशन के बीच का अनुपात क्या है। अच्छा, बाय द वे, क्या आप कोशिश कर सकते हो, ये जो मैंने इतना जो लिख के जो सॉल्व किया था ना, क्या आप इससे अपनी जो आपको वैल्यू निकालनी है मेंटली ट्राई कर सकते हो। मतलब ये जो लिख के जो मैंने मेल और फीमेल निकाले थे, मेल फीमेल निकाले थे, क्या आप कोशिश करोगे मेंटली ट्राई करने की? कृपया करें, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल होती है कि दी गई संख्या हो और रेशियो हो, उससे हम दोनों वैल्यू निकालें। ठीक है, कोई नहीं, साथ में करेंगे, साथ में करेंगे, मैं कुछ लिखूंगा नहीं। राइट, साथ में करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मेल पॉपुलेशन मुंबई की देखनी है। तो मुंबई में टोटल जनसंख्या है 1300, रेशियो 7 और 6 है। हमने क्या देखा, 7 में 6 जोड़ा 13 पार्ट आया, 13 पार्ट की वैल्यू 1300, तो एक पार्ट की वैल्यू 100, एक पार्ट की वैल्यू 100, तो 7 पार्ट की वैल्यू 700 है ना। दोबारा से मैं रिपीट करूं, हमने देखा 7 में 6 जोड़ा वैल्यू है 13 पार्ट, उसकी वैल्यू 1300, 13 पार्ट की वैल्यू 1300, तो एक पार्ट की वैल्यू 100, तो 7 पार्ट की वैल्यू 700। खत्म। मुंबई में पुरुषों की जनसंख्या आ गई, और हमें क्या निकालना है, चेन्नई में महिलाओं की जनसंख्या। चेन्नई में 5 में 3 जोड़ा 8 बना,
8 पार्ट की वैल्यू 2400, 8 का 3 गुना होता है 24 और 2 जीरो भी लगे हैं। तो अगर 8 पार्ट की वैल्यू 2400 है तो एक पार्ट की वैल्यू 300 है ना। तो महिलाओं की जनसंख्या निकालनी है, 3 पार्ट की वैल्यू 300 का 3 गुना 900। इज इट क्लियर? ये हमें मेंटली सोचने की आदत डालनी चाहिए। एक्चुअल में वो स्टूडेंट जिनसे एग्जाम आराम से निकल जाता है या जिनसे नहीं निकल पाता है, बहुत बड़ा डिफरेंस ये छोटी छोटी चीजें डालती हैं। छोटी छोटी कैलकुलेशन अगर हम मेंटली कर लेते हैं तो हमें बहुत मदद मिलती है। ओके, आया ना समझ में? अब ये रेशियो पूछा है, करना क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 7 और 9 का अनुपात है। ये हमें मेंटली आदत डालनी चाहिए। ओके ओके, परसेंटेज में नहीं, राइट पंकज, उन्होंने रेशियो में पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, व्हाट इज द एवरेज मेल पॉपुलेशन इन ऑल द सिटीज टुगेदर। तो तुरंत हमारे दिमाग में आया, अच्छा मेल जो पुरुषों की जनसंख्या है उसका औसत पूछ रहे हैं। औसत निकालने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? हर शहर में कितने पुरुष हैं हमें ये पता होना चाहिए, राइट ना। और स्टेप्स, राइट, ये हमें डेटा चाहिए। और स्टेप्स क्या लेनी है? इन सबको जोड़ के 5 शहर है, 5 से डिवाइड कर देंगे। इन सबको जोड़ के 5 शहर है और 5 से डिवाइड कर देंगे, राइट। ESL का ये प्री लेवल के ही है। तो अब पता है अगर हमें औसत निकालना है, जैसे अभी हमने देखा था ना मेंटली निकालने के बाद, तो मेंटली इधर भी ट्राई करते हैं, मेंटली इधर भी ट्राई करते हैं। चलिए, तो अगर हम लोग मेंटली ट्राई करें तो मैं मेल पॉपुलेशन ही लिखता हूं, ये टेबल में ही लिख देता हूं। ध्यान से देखना, अभी मैं दोबारा से कैलकुलेशन हर जगह करूंगा। 5 में 3 जोड़ा, राइट, 8 आया। 8 पार्ट की वैल्यू 2400, एक पार्ट की वैल्यू 300, तो 5 पार्ट की वैल्यू 1500 है ना। इसी तरह निकालते जाएंगे। 11 प्लस 5 बना 16, 16 पार्ट की वैल्यू 1600, एक पार्ट की वैल्यू 100, तो 11 पार्ट की वैल्यू 1100 है ना। 5 में 4 जोड़ा 9, 9 पार्ट की वैल्यू 900, एक पार्ट की वैल्यू फिर से 100, तो 5 पार्ट की वैल्यू 500। 7 6 13 और 13 इधर भी है, एक पार्ट की वैल्यू 100, तो ये आ गया 700। 4 में 3 जोड़ा, ये हम कैलकुलेशन ऑलरेडी कर चुके हैं। 7 पार्ट की वैल्यू 1400, एक पार्ट की वैल्यू 200, तो 4 पार्ट की वैल्यू 800। चलिए जोड़ते हैं इन सभी को। 8 7 15 5 20, 20 में 11 जोड़ा 31, 31 में 15 जोड़ा तो 46। कहने से ये टोटल आ गया। हमसे औसत पूछा है, औसत मतलब एवरेज पूछा है। तो 5 संख्याएं हैं, उनका एवरेज कैसे निकालेंगे? इसे हम 5 से डिवाइड करके। और किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से डिवाइड करना होता है तो हम करते क्या है? उस नंबर को डबल कर देते हैं और 10 से डिवाइड कर देते हैं। ये पता है ना। किसी भी नंबर को 5 से अगर हमें डिवाइड करना होता है तो उसे डबल कर देते हैं। कैसे? 46 का डबल कर दिया 92। अब 2 जीरो है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा, 1 जीरो कम किया 920 आ गया। ये 5 से डिवाइड करने की टेक्निक पता ही है सभी को। किसी भी नंबर को अगर हमें 5 से डिवाइड करना हो या 5 से गुणा करने वाली पहले देख लेते हैं। जैसे कि अगर हमारे पास में कोई बड़ा नंबर है 62, इसे हमें 5 से गुणा करना है, ठीक है। आप टेक्निक समझना, बेसिकली मैं लॉजिक क्या लगा रहा हूं यहां पे, राइट। लॉजिक क्या है कि अगर कहीं पे ये लिखा है x इंटू 5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 10/2, तो x इंटू 10/2, तो बेसिकली मैं ये लिख रहा हूं x/2 इंटू 10। बात एक ही है, राइट ना। लॉजिक से समझते हैं। तो किसी भी नंबर को 5 से गुणा करना हो या भाग करना हो आसान होता है। हम तो अगर हमारे पास में ये चीज है, राइट ना, तो हमें पता है 5 से गुणा करने में क्या होगा, नंबर को आधा कर दो फिर 10 से गुणा कर दो। तो हमने क्या किया, 62 को आधा किया 31 आया, 10 से गुणा करने का मतलब 1 जीरो लगा लिया, डन। अगली चीज 86 को 5 से गुणा करना है,
तो हम क्या करेंगे, 86 का आधा 43, 10 से गुणा करना, एक जीरो लगा लिया, डन। अब हमने क्या किया, कोई और नंबर ले लो, लेट से 128 है, इसे हमें 5 से गुणा करना है, 128 का आधा 64, और 10 से गुणा कर दो तो एक जीरो लगा लो, राइट। अब उसके बाद में क्या हुआ, कोई भी नंबर आप उठा लो, कोई भी नंबर आप उठा लो, जैसे कि लेट से हमारे पास नंबर है 442, इसे हमें 5 से गुणा करना है, ठीक है, आधा कर दो, 400 का आधा 200, 40 का आधा 20, 2 का आधा 1, और एक जीरो लगा लो, राइट। ये आप सभी को पता है 5 से गुणा करने की टेक्निक। 5 से भाग देने के लिए क्या करते हैं कि अगर किसी नंबर को हम 5 से भाग दे रहे हैं तो हम इसे ये भी लिख सकते हैं ना, बटे 10 इंटू 2, 10 बटे 2 5 होता है ना, अरे इससे ये कैंसिल, नीचे 5 आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, नंबर को दुगना करके 10 से भाग दे दो। कैसे, जैसे कि अगर हमारे पास में ये लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा है, जैसे कि 45 है, इसे हमें 5 से गुणा करना है, गुणा नहीं भाग करना है, सॉरी, छोटे नंबर से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं, नंबर को दुगना करो, 45 को दुगना किया 90, 10 से भाग देंगे तो ये जीरो चला जाएगा, राइट। एक और कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, लेट से हमारे पास में है 135, इसको हमने 5 से भाग देना है, तो 135 का दुगना कर दो 270, लेकिन 10 से भाग देना है तो ये जीरो हट जाएगा, 27 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से जैसे कि अगर मैं आपको लेट से ये ले लूं 620 बटे 5, तो हम क्या करेंगे, 620 का दुगना कर दो 1240, लेकिन 10 से भाग देना है तो ये चला जाएगा, 124 आ जाएगा, राइट। इसी तरह जैसे हमने 4600 लिखा था ना, 5 से भाग देना था, तो इसको दुगना कर दो, 46 का दुगना 92, 2 जीरो, लेकिन 10 से भाग भी देना है तो 920 आ गया, ठीक है, डन। और अगर कहीं पॉइंट में आ रहा है, जरूरी थोड़ी ना हर नंबर 5 से डिवाइड हो जाए, कोई बात नहीं। जैसे कि लेट से हमारे पास में आ गया, क्या ले लू मैं, 32, इसे हमें 5 से भाग देना है, तो हम क्या करेंगे, 32 का दुगना 64, और 64 को जब हम 10 से भाग देंगे तो यहां पॉइंट लग जाएगा, डन। कुछ और करें, 18 बटे 5 है ना, 18 का दुगना 36, 10 से भाग दे दो तो यहां पॉइंट लग गया। कुछ और कर दो, 42 बटे 5, 42 का दुगना 84, 10 से भाग देंगे तो यहां पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, क्लियर ना। प्रॉपर लॉजिक भी आपको पता है, भाग देने वाला गुणा करने वाला भी, राइट। तो एनीवे हमने ये जो सवाल सॉल्व किया था, यही टेक्निक मैंने यूज करी। इसका दुगना 46 का दुगना 92, 2 जीरो है, 10 से भाग देंगे तो एक सिंगल जीरो बचेगा, ठीक है। हमारी वैल्यू आ गई 920, ठीक है। और याद रखना, आज कई बार आप ये कंफ्यूज हो जाओगे, कहां गुणा करें कहां भाग दें। अब 5 से अगर हमें भाग देना है तो 2 से गुणा करेंगे, 5 से अगर हमें गुणा करना है तो 2 से भाग देंगे, उल्टा। 5 से अगर हमें गुणा करना है तो 2 से भाग देंगे, 5 से अगर हमें भाग देना है तो 2 से गुणा करेंगे, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यह सच मताज डीआई की पहली क्लास है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप जरा देखना, लिखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल पॉपुलेशन इन मुंबई एंड द फीमेल पॉपुलेशन इन कोलकाता। फीमेल पॉपुलेशन इन मुंबई एंड द फीमेल पॉपुलेशन इन कोलकाता। मुंबई में महिला आबादी और कोलकाता में महिला आबादी, दोनों में फीमेल ही लेनी है, ठीक है। ये तो हम आराम से कर ही देंगे। और अगर आपका नन ऑफ दीज आता है, आपको बताना पड़ेगा वैल्यू कितनी है, राइट। अगर आपका नन ऑफ दीज आता है तो आपको यह बताना पड़ेगा वैल्यू कितनी है। ओके भारती, क्लास का नाम चेंज नहीं हुआ, आई डोंट नो, आई चेक विद द टीम, करा दूंगा मैं। हाँ जी, 0, ओके। अच्छा, सबसे पहले मेंटली हमने देखा 6 + 7 13 पार्ट की वैल्यू 1300,
तो 6 पार्ट की वैल्यू 600, 4 + 3 7 पार्ट की वैल्यू 1400, 1 पार्ट की वैल्यू 200, 3 पार्ट की वैल्यू भी 600। डिफरेंस इन दोनों के बीच का 0। हमारा आंसर नन ऑफ दीज। खत्म। अगला, अब कुछ सवाल ऐसे होते हैं जहां पे ना कि डीआई सेट में ना 3 या 4 सवाल बड़े इजीली हो गए, लेकिन किसी 1 या 2 सवाल में ना कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे इसमें साक्षर और निरक्षर जनसंख्या के बारे में भी दे रखा है, साक्षर और निरक्षर जनसंख्या के बारे में भी दे रखा है। देखना आप जरा, रेशियो ऑफ द लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन इन बेंगलोर इज 5:3। रेशियो ऑफ द मेल लिटरेट टू इलिटरेट पॉपुलेशन 8 और 3। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फीमेल लिटरेट एंड इलिटरेट पॉपुलेशन? सोचिए जरा। बेंगलोर शहर के बारे में बात हो रही है। बेंगलोर में हमें पता ही है 1100 मेल हैं, 500 फीमेल हैं। राइट। ओके रोहित। ओके सोनू, ये आ रहा है। राइट। सतीश वही 1.5 घंटा। और जब तक हमारा एक क्लास का एजेंडा पूरा हो, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा वटेवर, ठीक है। लिखा है अगेन, बेंगलोर में हमें टोटल पता है कि मेल फीमेल हैं कितने, राइट ना? यस आदित्य, टेल मी व्हाट शुड आई चेक इन योर कमेंट। आ रहा है, आपका कमेंट आ रहा है, ठीक है। तो बेंगलोर शहर में अगर मैं बात करूं, मैंने क्या किया, मैंने एक अच्छी सी टेबल बना ली, ठीक है। मेल, फीमेल, और यहां मैं ये भी लिख रहा हूं कि कितने साक्षर हैं, मतलब कितने लिटरेट हैं, राइट। कितने लिटरेट हैं, लिटरेट की स्पेलिंग मैंने सही लिखी है, यस। और कितने इलिटरेट हैं, राइट ना? और एक टेबल बना ली, इसके बाहर जो वैल्यू आएंगी वो टोटल होंगी। जैसे कि हमें पता है पूरा पुरुषों की संख्या कितनी है, 11:5 का रेशियो है, टोटल 1600 है, तो 1100 और 500। अग्रीड ना? अब हमारे दिमाग में क्या आया कि मेल लिटरेट इलिटरेट का रेशियो 5:3 है पूरी जनसंख्या में। 5 में 3 जोड़ा, वैल्यू आई 8। 8 पार्ट की वैल्यू अगर 1600 है, 1 पार्ट की वैल्यू बनी 200, तो 5 पार्ट की वैल्यू बनेगी 1000, टोटल 1000। पढ़े लिखे लोग कितने हैं? 1000। और 3 पार्ट की वैल्यू बनेगी 600, राइट। साक्षर लोग 1000 है, निरक्षर लोग 600 है। अग्रीड? ये चीज है मेल फीमेल मिला के। फिर हमने ये देखा कि मेल में लिटरेट और इलिटरेट का रेशियो 8:3 है, 8:3, ठीक है। टोटल 1100 है, तो 8 में 3 जोड़ा, वैल्यू आई 11। 11 पार्ट की वैल्यू 1100, 1 पार्ट की वैल्यू 100, तो 8 पार्ट की वैल्यू 800, 3 पार्ट की वैल्यू 300। अब हमने क्या देखा, इन दोनों को जोड़ के 1000 बनना चाहिए। 800 यहां ऑलरेडी है, तो यहां पे क्या है कि 1000 बन जाए। 800 में कितना जोड़े कि 1000 बन जाए, वैल्यू आई 200। 300 में कितना जोड़े कि 600 आ जाए, 300 में कितना जोड़े कि 600 आ जाए, 300 और जोड़ दें। फिर हमसे पूछा क्या है, डिफरेंस बिटवीन फीमेल लिटरेट एंड इलिटरेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस पूछ रहे हैं। और याद रखना, इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पूछ रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 डिफरेंस का मतलब ही होता है
हमें बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाना है। डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है, डिफरेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता है। बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है तो डिफरेंस या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है। तो हम 300 में से 200, ये मत सोचना कि लिटरेट पहले लिखा है या इलिटरेट पहले लिखा है, दैट डजंट मैटर। डिफरेंस वाले केस में आप हमेशा बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएं। 300 में से 200 घटाया, हमारा आंसर 100 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। भारतीय उसमें लिखना नहीं पड़ता ना, ऑलरेडी स्पेलिंग दी हुई होती है। यस आशीष, आपका भी कमेंट आ रहा है। ओके सोनी, सी बेसिकली मैंने किया क्या, मैंने देखा अनुपात जो है 5 और 3 है, 5 में 3 जोड़ा, वैल्यू आ गई 8, और पूरी जनसंख्या है 1600। 8 पार्ट की वैल्यू 1600, एक पार्ट की वैल्यू 200, राइट। तो 5 पार्ट की वैल्यू 5 इंटू 200 1000, और 3 पार्ट की वैल्यू 3 इंटू 200 600, ये चीज है। ठीक है। यस राजवर्धन, इसका भी पीडीएफ मिलेगा। डन। विष्णु डन, खत्म। अप्रोक्सीमेशन तो खत्म हो चुका है ना ऑलरेडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सेट है एक बार पढ़ लेना आप लोग। अब बार ग्राफ में डेटा दिया हुआ है, पहले टेबल में था, बार ग्राफ में वैसे भी आपको पता है इट डजंट रियली मैटर किस फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन दे रखी है, राइट। तो लिखा है गिवन बार ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ द शर्ट सोल्ड बाय 2 डिफरेंट स्टोर्स इन 5 डिफरेंट ईयर। तो दो अलग अलग स्टोर हैं, दो अलग अलग स्टोर हैं, उन्होंने कितनी परसेंटेज ऑफ शर्ट बेची है, राइट। ठीक है, देखिए पढ़ लीजिए आप एक बार। विकास, आरबीआई ग्रेड बी में चीजें यही आती हैं, क्वेश्चन ना थोड़ा डीप में पूछते हैं, तो लेवल ऑफ क्वेश्चन थोड़ा हाई होता है। और डोंट वरी, राइट, यहां पे हर हाई लेवल तक हम पहुंचेंगे, हर चैप्टर में करेंगे। डेटा हम समझ लेते हैं। लिखा है दिया गया जो बार ग्राफ है ना, 5 अलग अलग वर्षों में दो अलग अलग दुकानें कौन सी हैं, ए और बी, द्वारा बेची गई शर्ट की संख्या हमें दे रखा है, प्रतिशत में वैल्यूज है, राइट ना। मतलब जितनी शर्ट थी इस दुकान में, उसमें से कितनी परसेंट बेची इन्होंने। तो जैसे स्टोर ए, दुकान ए ने 52% बेची, दुकान बी ने 24% बेची। किसका, हर दुकान में टोटल शर्ट थी कितनी, एवरी ईयर सेम नंबर ऑफ शर्ट थी, और एवरी स्टोर में भी, हर दुकान में भी सेम थी, दैट इज 12,000। मतलब अगर सवाल में ये आ जाए कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि नंबर ऑफ शर्ट्स सोल्ड बाय बी इन 2017, बताएंगे ये क्या आएगा। नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय बी इन 2017, हर शर्ट में टोटल स्टॉक कितना था, कितनी हर शॉप में कितना स्टॉक था, कितनी शर्ट थी हर साल में, ये 12,000 शर्ट लेके आते हैं। ठीक है, तो 12,000 शर्ट लेके आते हैं, उसमें से बी ने कितनी बेची, दुकान बी से कितनी शर्ट बिकी, दुकान बी से कितनी शर्ट बिकी, 4200, 390, 7200, अरे बी पूछा है, मतलब 35%। ये सारी वैल्यू परसेंटेज में है,
तो हमारा आंसर होगा 35%। किसका? 35% आप निकाल लो 12,000 का, है ना। परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल। कैलकुलेशन सिंपल बना है। कैसे? अब गुणा है ना, 35 इंटू 120। अगर मैं इसको डबल कर लूं, 35 का डबल 70 और 120 को आधा कर दूं 60, तो 7 इंटू 6 बना 42। एक यहां जीरो, एक यहां जीरो, तो 2 जीरो लगा लिए। हमारा आंसर आ गया 4200। ठीक है ना, 35% ऑफ 12,000, राइट, वो हो जाएगा। चलिए आगे, ये एज एन एग्जाम्पल, ताकि आपको डेटा सही से समझ में आ जाए, मैंने ये अलग से क्वेश्चन पूछा था, डेटा समझ में आ जाए इस वजह से। आगे बढ़ते हैं, राइट। पहला जो सवाल है इस सेट का, इसको देखिए जरा। ट्राई इट, लेट्स सी वेदर यू कैन सॉल्व इट और नॉट। ट्राई इट। Try. What is the average number of shirts sold by store A during all the years together? हमें एवरेज निकालना है। तो एक बात बताओ, हर जगह जो परसेंटेज वैल्यू है, हर जगह 1200 पे है ना, हर जगह जो परसेंटेज वैल्यू है वो तो 1200 का ही है। तो अगर मैं परसेंटेज का ही एवरेज निकाल लूं तो, क्योंकि हर जगह 20 बराबर है ना, 20 क्या है, 1200 है। तो अगर मैं केवल परसेंटेज का ही एवरेज निकाल लूं, वो कैसे निकालेंगे? जोड़ के, आप 5 साल है 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 52 में 30 जोड़ा 82, 82 में 60 जोड़ा 142, 142 में 50 जोड़ा 192, 192 में 32 जोड़ा 224। तो 224% वैल्यू आ गई। इसे हमने 5 से भाग दे दिया। तरीका क्या होता है? डबल कर दो, 448, राइट। अब 10 से डिवाइड करना है, पॉइंट लगा लिया। इतना परसेंट हमें निकालना है, किसका? 12,000 का, राइट ना। अब आप क्या करोगे? परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, और पॉइंट के बाद में एक अंक है, इधर एक जीरो है, तो पॉइंट से ये भी कैंसिल। वैल्यू आ गई 448 इंटू 12। दे दें, गुणा कर दें, राइट। आप इसे 450 माइनस 2 भी रख सकते हो। तो अल्टीमेटली 5400 माइनस 24, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 54 मैंने बोला ना, तो 5376 वैल्यू आ जाएगी, 5376 गुणा कर पे। हर बार 12,000 है, 12,000 ही तो है, सॉरी। ऑप्शन नंबर ए डन ना, सिंपल कैलकुलेशन। अगला, द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर बी इज इंक्रीज बाय व्हाट परसेंटेज फ्रॉम 2018 से 19? कितने परसेंटेज की वृद्धि हुई? आपको यह पता है ना, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालने के लिए हमें केवल रेशियो की जरूरत होती है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू की तो जरूरत होती नहीं है। अगर हमें कहीं पे भी परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज निकालनी है, वी जस्ट नीड रेशियो, नथिंग मोर, नथिंग लेस, राइट। बताना जरा। क्या करेंगे? बी ने कितनी बेची? कहने से सन 2018 में बेची है 56%, किसका? 12,000 का। तो 56% ऑफ 12,000,
और सन 2019 में बेची है 60% ऑफ 12,000। और जब हमें रेशियो ही चाहिए तो जो कॉमन चीजें हैं उन्हें कैंसिल कर देते हैं। 12,000 से 12,000 कैंसिल, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, बचा क्या 56 और 60। उसमें भी क्या होगा, 4 से कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों भी 4 से कैंसिल हो जाएंगे। 4 से कैंसिल कर दिया, ये 14 आ गया, ये 15 आ गया। अल्टीमेटली 14 और 15 का रेशियो बना। तो जो इंक्रीज है ना 14 से 15 जाने में, एक से वैल्यू बढ़ रही है बाय 14, और 1/14 हम सबको याद है वैल्यू पॉइंट फॉर्म में क्या होती है, 7.14%। इतने की वृद्धि है, इतने की इंक्रीज है, 7.14%। डन। इसे तो हम मेंटली भी सॉल्व कर सकते थे। 12,000 से 12,000 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि बेस तो बराबर है। 56 से 60, राइट। हमने सीधा देखा इंक्रीज जो हुई 4 की हुई ओवर 56। अब ऊपर नीचे 4 से कैंसिल कर दिया, 1/14, मतलब 7.14% की इंक्रीज है ना। केवल इतना काम करना था, खत्म। और यहां डायरेक्टली क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों का बेस बराबर है, 12,000 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। अगर इनके बेस अलग होते, ये 12,000 का परसेंटेज है, ये 13,000 का है, तब हम डायरेक्टली नहीं करते यहां पे, राइट। वो पता है आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल लिखा है द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर बी इन 2015 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए इन 2019। अगेन बेस हर जगह बराबर है, बेस हर जगह बराबर है ना। 12,000 तो फिर से कैंसिल हो जाएगा। अगेन हमें रेशियो चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना चाहिए। स्टोर बी इन 2015 इज व्हाट परसेंटेज ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए इन 2019। एक्सीलेंट राजा, एक्सीलेंट अंश। अदर्स, ओके आलोक, विशाल, संजना। सीधा सीधा कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। हमने ये देखा सिंस 12,000 दोनों में सेम ही है। स्टोर बी 2015 में वैल्यू 24 थी, ये किसका कितना परसेंटेज है, ए 2019 का। दोनों को 8 से कैंसिल कर दिया, वैल्यू आ गई 3/4। और आप सभी को पता है 3/4 को परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं 75%। 3/4 को परसेंटेज फॉर्म में लिखते हैं 75%, राइट ना। डन, खत्म। अगला, what is the difference between number of shirts sold by store A in 2017 and 19 together and the number of shirts sold by store B in 2016 and 17 together? A हमें लेना है 2017 और 19 का, और B हमें लेना है 2016 और 17 का। इनके बीच का हमें डिफरेंस पता लगाना है। बताना जरा, बताइए। निवेदिता, सीधा हमने 12,000 तो दोनों में कॉमन है ना, तो हमने सीधा क्या किया था, अरे अगर मैं 12,000 लिखता भी यहां पे तो बात यही आ जाती ना, 24% ऑफ 12,000। ये कितना परसेंटेज है, 32% ऑफ 12,000 का। तो अल्टीमेटली 12,000 से 12,000 कैंसिल हो जाता, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाता, 24/32 आ जाता। फिर 8 से कैंसिल करके 3/4, उसे 75% लिख देते। बात वही है, ठीक है। डन। अगला, अब इसमें हमने देखा ए के लिए 2017 और 19 लेना है। 17 में 60% है, 19 में 32, दोनों को जोड़ा 92 आया, ठीक है। और बी के लिए हमें लेना है 2016 और 17।
16 में 48, 17 में 35, इन दोनों को जोड़ा, 48 में 35 जोड़ा तो 83 आया। तो 92 में से 83 घटाया, 92 में से 83 घटाया, वैल्यू आ गई 9। तो हमारा आंसर क्या हुआ? 9% ऑफ, आफ्टर ऑल ये सारी वैल्यू परसेंटेज की ही है, तो 9% ऑफ 12,000, यही हमें करना है। ओके, तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, 12 इंटू 9 आया 108, जीरो लगाए तो वो भी लगा लो, तो 1080 आ गया। ऑप्शन नंबर ए डन, आसान सा सवाल है, ठीक है ना। 1080 आ गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला देखिए आप जरा, क्वेश्चन नंबर 10। अगेन इसमें एक्स्ट्रा, याद है आखिरी सेट के आखिरी सवाल में भी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, इसमें भी है कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, प्लीज डील विद इट। बताइए जरा। इफ द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए 2018 में वो बढ़ गई 40% से, and the total number of shirts sold by store B in 2015 is 50%, and find the average number of shirts sold by store A in 2018 and 19 together, and the number of shirts sold by store B in 2015 and 19 together. देखिए आप ट्राई करिए, स्टोर ए हमें लेना है 2000, क्या आ रहा है? सी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, किसी का नन ऑफ दीज आ रहा है। राधिका क्लास हो जाएंगे, ठीक है, प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएंगे। और जो प्रोसेस जो मैंने सिखाई ना इस क्लास के स्टार्टिंग में, उस पर फोकस करिए। हाँ जी, चलिए, तो लिखा है द टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर ए 2018 में बढ़ गई 40% से। आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, पहले 50% थी, पहले 50% थी, अब इसे में 40% से बढ़ाना है, तो 40% ऑफ 50%। अच्छा, 50% का 40% कितना होता है? उसी के बराबर होगा, मतलब इतने से में वैल्यू बढ़ानी है 40% ऑफ 50% से, ठीक है। तो इसका मतलब हाफ, 40 का आधा 20, तो इस पूरे की जगह पे आप लिख सकते हो 20%।
तो 50 में 20 जोड़ा, नई वैल्यू आ गई 70%। इसका मतलब आप इसे हटाओ, यहां पे आ गया 70। 90 नहीं आएगा, 70 आएगा। 50% को अगर हम 40% से बढ़ाते हैं, 50% का 40% होता है 20। तो वैल्यू 20 से बढ़ जाएगी और हमारे पास 70 आ गया। एक और चीज लिखी है, और ये भी लिखा है टोटल नंबर ऑफ शर्ट सोल्ड बाय स्टोर बी 2015 में था 50%। तो ये 24 नहीं है, ये 50 था। अब हमसे बोला क्या है, हमें एवरेज किसका किसका लेना है। ए के लिए सन 2018 और 19, सन 2018 और 19। तो एवरेज जो हमें लेना है जरा देख लेते हैं। 18 में 70% वैल्यू है, 19 में 32 है। और बी के लिए टोटल 102 बना। बी के लिए हमें लेना है 15 और 19। 2015 में वैल्यू है 50, 19 में वैल्यू है 60। यही आ गया ना। और 4 वैल्यू है तो डिवाइडेड बाय 4% में है ये सारी वैल्यू। देखते हैं जरा, ठीक है। तो अल्टीमेटली अब हमने क्या किया, 102 में 110 जोड़ा, 212। 212 को हमने 4 से डिवाइड किया तो वैल्यू आ जाएगी 53%। और ये जो भी परसेंटेज कैलकुलेशन है हम 12,000 के ऊपर करेंगे। तो 6,000 प्लस 360, 6360। हैव आई डन इट करेक्टली? जरा चेक करना। चेक करना जरा। हमने किया क्या कि सबसे पहले इस वैल्यू को 40% से बढ़ाना है। तो 50% का 40% होता है 20, 20%, 20 आ जाएगा ना 50 का 40%। तो 50 को 20 से बढ़ाया, वैल्यू आ गई 70। तो 50 गया, इसकी जगह 70। और ये भी लिखा है बी के लिए हमें 24 नहीं लेना है, यहां 50 लेना है। एवरेज निकाल लो, एवरेज निकाल लो, राइट। एवरेज निकाला 53% और 12,000, 50% बनेगा 6,000, 3% 360, 6,360। ये चीज आ गई। ये 2 क्वेश्चन कहां पूछे गए? अरे औसत संख्या हमें निकालनी है। यहां पे एक तो ये फुल स्टॉप नहीं लिखा होना चाहिए, ज्ञात कीजिए नहीं है। अरे यार, ये औसत संख्या ज्ञात कीजिए, ये हमें नीचे होना चाहिए था। हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, ठीक है, हिंदी ट्रांसलेशन में गड़बड़ है, सॉरी। इन चारों का हमें औसत निकालना है, इन चारों वैल्यू का हमें औसत निकालना है। अगला, अब जो तीसरा सेट है इसका, हैव अ लुक। लिखा है गिवन बार ग्राफ शोज द प्राइस पर केजी ऑफ 5 डिफरेंट फ्रूट्स। तो 5 अलग अलग तरह के फल हैं, राइट। 5 अलग अलग तरह के फल हैं, उनके मूल्य दे रखे हैं पर किलोग्राम, प्रति किलोग्राम पे। अच्छा, इनके मूल्य का मतलब क्या हुआ आप जरा समझना। इस तरह का जो बार ग्राफ होता है ना, इस तरह को बार ग्राफ को हम बोलते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ। हम क्या बोलते हैं? स्टैक्ड, कि एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। तो इसको हम बोलते हैं स्टैक्ड बार ग्राफ, ओके। और स्टैक्ड बार ग्राफ को हम सॉल्व कैसे करते हैं, हम इससे वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो जरा समझ लेते हैं। इसमें हम पता है क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास में जो डेटा दे रखा है, एक तो ये चीज गड़बड़ दे रखी है, ओ नो गाइस, एक चेंज है इसमें। चेंज क्या है? ये चेंज है, यहां सन 2014 आएगा और यहां सन 2016 आएगा, ठीक है, ये गड़बड़ है। यहां सन 2014, यहां मतलब ब्लू वाला जो है वो ईयर 2014 है, ये जो है ये ईयर 2014 है। 2014, 2015, 2016। अब प्राइस हम निकालते कैसे हैं, प्राइस हम निकालते कैसे हैं उस पे जरा फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे एप्पल का प्राइस के बारे में हम सोचते हैं,
वैल्यू शुरू हुई 0 से, फिर 100-200 के बीच में पहुंची, तो ये होगा 150। तो अगर 0 से 150 जा रहे हैं तो ये जो गैप हो गया ना, ये आ गया 150 रुपए। तो एप्पल का सन 2014 में प्राइस था 150 रुपए। फिर क्या हुआ, 150 से 300-400 के बीच में 350 तक गए। 150 से 350, तो ये गैप कितना हो गया, इसमें से इसको घटाया, ये गैप कितना हो गया, इसमें से इसको घटाया, तो सन 2015 में जो प्राइस हो गया 1 किलो एप्पल का, वो आ गया 200 रुपए। ठीक है, अब ये 350 से 600 पहुंच रहे हैं, ये 600 है ना, तो इधर गैप कितना हुआ, 600 में से 350 घटाया, सन 2016 में एप्पल का प्राइस था 250 रुपए। सन 2016 में एप्पल का प्राइस था 250 रुपए। राइट नवीन, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट, और संजना अगेन आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट एज वेल। ठीक है, गलत था। पहली चीज, इस सवाल में टुगेदर वर्ड नहीं होने चाहिए थे, राइट ना। टुगेदर था तो मैं डिवाइड बाय 2 करना था, टुगेदर नहीं होने चाहिए थे। दिस टुगेदर्स आर नॉट सपोज टू बी हियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मतलब समझे ना स्टैक बार का। एप्पल का सन 2014, ब्लू कलर सन 2014 है और ये ग्रे कलर सन 2016 है। तो 0 शुरू हुआ, 150 तक पहुंचा, तो प्राइस आ गया 150 रुपए प्रति किलोग्राम। 150 से 350 प्राइस आ गया 200 रुपए प्रति किलोग्राम। 350 से 600 डिफरेंस गैप बना 250 का, तो प्राइस आ गया 250 रुपए प्रति किलोग्राम। अच्छा, इसी तरह से कोई और चेक करें, जैसे कि गुआवा, राइट ना, गुआवा चेक कर लेते हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूं सन 2014 का जो प्राइस है 0 से शुरू हुआ, अरे, और ये 100 है, ये 100 के सामने है, 0 से शुरू हुआ 50 तक पहुंचा, तो 0 और 50 के बीच में गैप हुआ 50 का, तो सन 2014 में प्राइस था 50 रुपए, है ना। फिर ये 50 से 150, 50 और 150 के बीच में जो गैप होता है, ये कितने का होता है, 100 रुपए का। तो सन 2015 में प्राइस आ गया 100 रुपए, और फिर 150 से ये वैल्यू कहां तक है, 300 तक है। तो 300 में से जब हमने 150 घटाया, तो ये प्राइस हो गया 150 रुपए। इज इट क्लियर? पढ़ लिया आपने सभी ने, डेटा समझ में आ गया। इस तरह से हम वैल्यू निकाल लेंगे, डेटा आ गया ना समझ में। आप सभी लोगों को डेटा तो क्लियर है ना? ये स्टूडेंट्स, तो स्टैक्ड बार ग्राफ को पढ़ते कैसे हैं, राइट, वो हम लोग समझ रहे हैं अभी। फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे। चलिए, नाइस गाइस, राइट। ये नंबर तो दिख ही रहे होंगे क्लियरली। तो मैं सारी वैल्यू नहीं लिखूंगा, क्योंकि सारी लिख लूंगा फिर तो आप नोट कर लोगे, फिर आप डेटा आगे पढ़ोगे ही नहीं, कोशिश ही नहीं करोगे निकालने की। तो सारी वैल्यू तो मैं नहीं लिखूंगा। आगे बढ़ते हैं, पहला सवाल देखते हैं। अगेन एक चीज याद है आपको, ये है सन 2014 और ये है 16, ठीक है। ट्राई करना। लिखा है एवरेज प्राइस ऑफ चेरी इन ऑल द 3 years टुगेदर is approximately what percentage of the average price of orange in all the 3 years together? अच्छा, एवरेज प्राइस निकालते कैसे हैं? तीनों ईयर को जोड़ के 3 से डिवाइड कर देंगे। अब जरा समझना यहां पे एक बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। क्या कि अगर मैं चेरी पे फोकस करूं, सन 2014 का प्राइस होगा यहां से लेके यहां तक का, ये जो भी गैप होगा। 2015 का प्राइस होगा ये जो भी गैप होगा। 2016 का प्राइस होगा ये जो भी गैप होगा। तो जब हम चेरी का एवरेज निकालेंगे तो अल्टीमेटली दिस प्लस दिस प्लस दिस,
और इन तीनों का योग तो इस पूरे बार की लेंथ के बराबर हो गया, इसकी हाइट के बराबर हो गया, है ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन सबको अलग अलग निकालने की बजाय इन तीनों प्राइसेस का जो योग है, जो टोटल है, वो हमें ऑलरेडी पता है। ये लाइन कहां जाती है, किसके सामने जाती है, 400 के। तो जो चेरी का एवरेज प्राइस जब आप निकालोगे, चेरी का जब आप निकालोगे तो वैल्यू आ गई 400 टोटल बना बटे 3, यही वैल्यू आ गई ना। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ऑरेंज में देखूं, कहना इससे 2014 का प्राइस, 15 का प्राइस, 16 का प्राइस, इन तीनों का योग क्या होगा, पूरे जो बार की हाइट है। और हाइट कहां है, 400 500 के मिड पॉइंट 450 ले लिया। तो ऑरेंज का जो एवरेज प्राइस होगा वो होगा 450 बटे 3, है ना। अब हमसे ये पूछा है चेरी का जो है वो प्राइस, वो ऑरेंज के प्राइस का लगभग कितना परसेंट है। तो ये वैल्यू इसका कितना परसेंटेज है, कैसे सॉल्व करते हैं, 400 बटे 3 डिवाइडेड बाय 450 बटे 3। अब आप चाहो तो इंटू 100% लिख लो, ठीक है। हम करते क्या है, 3 से 3 कैंसिल, 50 से डिवाइड कर लो 8 बटे 9। तो अल्टीमेटली बात क्या हो गई, हमें 8 बटे 9 को परसेंटेज फॉर्म में बदलना है, ठीक है। और आपको ऑलरेडी ये चीज पता है कि 1 बटे 9 होता है पॉइंट फॉर्म में 11.11%। 8 बटे 9 इसका 8 गुना हो जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 88.88%, राइट। और अब अगर ये बात आ गई, हमें अप्रोक्सीमेटली लगभग हमें निकालना था, तो नियरेस्ट वैल्यू 89% मार्क कर दें, राइट ना। राजा नहीं, वो नहीं करते हैं, ठीक है। वैसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता दोनों में। अगला, मोहम्मद हमने देखा था ना, याद कराया था मैंने, तो आपको ये चीजें याद करनी है, लॉजिक भी बताया था इसका। तो चेरी का एवरेज टोटल हो गया 400 बटे 3 या 450 बटे 3, अल्टीमेटली फ्रैक्शन है या रेशियो है, 3 से 3 कैंसिल, 50 से हमने डिवाइड कर दिया, 8 बटे 9 आ गई वैल्यू, ठीक है। ये चीज है 8 बटे 9 का मतलब, 1 बटे 9 का मतलब 11.11, 8 बटे 9 का मतलब 88.88। अप्रोक्सीमेटली पूछा है, लगभग निकालना है, 89 लिख लो, राइट। अगला, सुरेश ने 10 किलो एप्पल खरीदा और 25 किलो गुआवा। अगेन ये सन 2014 है, ये सन 2016 है। उसने तीनों फ्रूट, नहीं तीनों नहीं, दोनों टाइप के जो है 35 किलो टोटल फ्रूट, राइट ना। खरीदा था 2014 में और खरीदा है सन 2014 में और बेचा है सन 2016 में। 2 साल तक खराब नहीं हुए उसके। ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू इग्नोर दैट थिंग। तो अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, अप्रोक्सीमेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा, ठीक है, बताइए जरा। आर्टिफिशियल फ्रूट होंगे, खराब नहीं हुए, देखते हैं। अच्छा, इसके लिए हमें 2 चीजें पता होनी चाहिए।
पहली चीज टोटल कॉस्ट प्राइस, टोटल कॉस्ट प्राइस हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं, और दूसरी चीज टोटल सेलिंग प्राइस, तो अगर मैं ये पता लगाऊं कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी होगी, 10 किलो एप्पल खरीदे थे सन 2014 में, एप्पल का रेट हमें पता है 150, तो 10 किलो, 1 किलो का रेट है 150 रुपए, 10 किलो का रेट हो जाएगा कितने रुपए के खरीदे, 1500 के, 10 से गुणा कर दिया, प्लस गुआवा 25 किलो, गुआवा का रेट था 50 रुपए सन 2014 में, 50 इंटू 25 गुणा कर दिया, वैल्यू आ गई 1250। तो ओवरऑल इनको जोड़ने पे 2750 रुपए के उसने टोटल इतने फल खरीदे। और जब बेच रहा है, कौन बेच रहा है, सुरेश, तो जब बेच रहा है तो उसे कितने रुपए मिले, 2016 के रेट पे बेच रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं 350 से 600 रेट है, ये 250 रुपए का रेट है, तो 1 किलो का प्राइस, 1 किलो को 250 रुपए में बेच रहा है, 10 किलो एप्पल है तो 250 रुपए, सॉरी 2500 रुपए, प्लस, अच्छा इधर ये क्या है, ये है 150 रुपए, राइट, तो 150 रुपए, लेकिन 25 किलो, 150 इंटू 25 आपको पता है ना 3750 होता है, तो ये 50 आ गया 37, और ये इतना आ गया। इन तो अब आप थोड़ा ये समझना कि टोटल कॉस्ट प्राइस और टोटल सेलिंग प्राइस हमें पता चल गई, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए हमें रेशियो चाहिए होता है, रेशियो चाहिए होता है ना, तो हमने ये देखा सीपी और एसपी का रेशियो क्या बनेगा, 2750, इतने रुपए का उसने खरीदे थे फल और इतने रुपए के बेच रहा है ना। हमने क्या किया, 0 से 0, 25 से कैंसिल कर दो, ये आ गया 11 और ये आ गया 25, तो अल्टीमेटली जो प्रॉफिट हो रहा है वो 14 का हो रहा है ओवर 11, 14 का प्रॉफिट है ओवर 11, अग्रीड ना, 14 का प्रॉफिट है ओवर 11। इस कैलकुलेशन को मैं अगले पेज पे करता हूं, क्योंकि कॉस्ट प्राइस 11 और सेलिंग प्राइस 25, तो जो प्रॉफिट हो रहा है वो 14 का हुआ ओवर 11, इसे हमें परसेंटेज फॉर्म में बदलना होगा, राइट ना। क्या मैं इसे लिख सकता हूं 11/11 प्लस 3/11, 11 में 3 जोड़ा तो आ जाएगा, 11/11 का मतलब होता है 1, या इसको हम लिख सकते हैं 100%, और 3/11 की अगर हमें वैल्यू निकालनी है, 1/11 जो होता है वो 9.09%, तो जो 3/11 होगा इसका 3 गुना बनेगा 27.27%, वो इसमें जुड़ जाएगा, तो जो वैल्यू आ गई, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू जो आ गई वो आ गई 127.27%, और फिर से हमसे अप्रोक्सीमेटली लिखा है, फिर से हमें इसमें अप्रोक्सीमेटली लिखा है, तो चेक कर लेते हैं, दिए गए आंसर ऑप्शन में से ए मार्क कर लेते हैं, अप्रोक्सीमेट आंसर 127%, ठीक है, डन हो गया। बाय द वे यहां जो मैंने टोटल एसपी निकाला है ना, आप डायरेक्टली टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकते थे, कैसे, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो पे, 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है 1 किलो पे, तो 10 किलो पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, अगर मैं प्रॉफिट डायरेक्टली लिखता, 100 रुपए का प्रॉफिट 1 किलो पे, 10 रुपए पे 1000 रुपए का प्रॉफिट, 1 किलो पे 100 रुपए का फिर से प्रॉफिट, 25 किलो पे 2500 रुपए का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आ जाता हमारे पास 3500। तब हम देख लेते हैं 3500 जो है वो कितना परसेंटेज है, 2750 का, फिर से कैंसिल करके वैल्यू, बात वही आ जाती 14/11, ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं हम इसे, अग्रीड, तो हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। अगला लिखा है अ शॉपकीपर सेल्स ऑरेंज एट द रेट इन ईयर 2015, तो 2015 का जो रेट है उस पे उसने ऑरेंज बेचा, 25% प्रॉफिट उसे मिलेगा अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाता, अगर सेलिंग प्राइस 20% से कम हो जाता तो 25% उसे मिलता, तो प्रॉफिट उसे कितना मिला था ऑन सेलिंग एवरी केजी ऑफ ऑरेंज सोल्ड, बताएंगे जरा।
नॉर्मली वो 2015 के रेट पे ऑरेंज बेचता है। 2015 के रेट का ऑरेंज क्या है? 200 से 350, 150 रुपए का रेट है, राइट ना। लेकिन अगर इसे 20% कम पे बेचा होता तो 150 का 20%, 10% बना 15 रुपए, 20% बना 30 रुपए। अगर उसने 120 रुपए पे बेचा होता, इतने पे बेचता, ये अगर सेलिंग प्राइस आता, तब उस केस में प्रॉफिट मिलता 20% का। क्या मैं बोल सकता हूं इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगा? कॉस्ट प्राइस 100 रुपए होगा। इज इट क्लियर? तब उसे नहीं, तब प्रॉफिट होता 25% का। माई मिस्टेक, माई मिस्टेक। कॉस्ट प्राइस 96 होगा। अच्छा, आपको पता है 25% का मतलब होता है 1/4। तो सीपी और एसपी का जो रेशियो होना चाहिए ना, वो कितना होना चाहिए? 4/1 का प्रॉफिट 4:5 होना चाहिए ना, सीपी और एसपी का रेशियो, राइट। या आप अगर किसी को इसमें डाउट है, 25% प्रॉफिट अगर हो रहा है तो 100 और 125 का रेशियो होना चाहिए। अब आप 25 से कैंसिल कर दो, फिर से आ गया 4:5। 5 पार्ट की वैल्यू 120 है, एक पार्ट की वैल्यू 24 होगी, 4 पार्ट की वैल्यू 96। तो इस रेट पे उसने खरीदा था, राइट। तो उसे एक्चुअल प्रॉफिट कितना मिल रहा है? एक्चुअली में वो इतने 120 रुपए पे थोड़ी ना बेच रहा है, बेच तो वो रहा है 150 रुपए में। तो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 150, जो एक्चुअल सेलिंग प्राइस है, माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 96 रुपीज, घटा दिया तो हमारे पास जो वैल्यू आ गई 54 रुपीज का एक्चुअल प्रॉफिट है। डन। 54 रुपीज का एक्चुअल प्रॉफिट है। आई होप ये चीज क्लियर है। 150 रुपए प्राइस पे बेच रहा है, लेकिन लिखा क्या है कि अगर इसे 20% से कम कर दिया जाता तो इसका 20%, 10% बनेगा 15, 20% 30। तो अगर इस 20% पे इसे कम कर दिया, 120 आ जाता, तो प्रॉफिट होता कितने का? तब प्रॉफिट होता 25% का। मतलब 100 125 का रेशियो, 4 5 का रेशियो, 5 पार्ट की वैल्यू 120, एक पार्ट की वैल्यू 120/5 24, 4 पार्ट की वैल्यू 4 इंटू 24, ये 24 होगा, 4 इंटू 24 96। और एक्चुअल में वो बेच तो 150 पे रहा है, खरीदा था 96 रुपए पे। तो हर 1 किलो पे प्रॉफिट कितना हुआ? 150 में से 96 घटा दिया, खत्म। ओके, अगला। अच्छा, अब ये जो क्वेश्चन है, दिस इज योर होमवर्क। कृपया कोशिश करें इसे सॉल्व करने की। नहीं होता है देन वील डिस्कस दिस इन द नेक्स्ट क्लास। बाय द वे, यहां पे 2014 है, ये 16 है, हर जगह पे ये कर देता हूं। ये भी 14 है, ये 16 है। अगर ये नहीं होता है तो वील डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास। ओके, और ये भी आपका होमवर्क है। 2014 इधर है, 2016 इधर। डन। चलिए, तो रखते हैं। आज थी हमारी पहली डीआई की क्लास, रखते हैं इसी पॉइंट तक। मिलेंगे वापस से हम लोग कल सेम टाइम पे 11 बजे। तो सी यू टुमारो गाइस। आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्लास में। अब आगे हम प्रैक्टिस करेंगे और डीआई के जो अलग अलग तरीके होते हैं सॉल्व करने के, हम वो देखेंगे। ठीक है, तो सी यू टुमारो गाइस, बाय बाय।